अब सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई हैंड रेज करके मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को। जी अहमद शाह, आवाज़ सही आ रही बेटा? जी सर, ठीक है आपकी। चलो थैंक यू। अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि फिर हम आगे चलें। ओके ओके जी, कल हम लोग कहाँ थे जी? वो चैप्टर निकाल लें जी। हमने मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये डिस्कशन करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, इनको रिकग्नाइज करने के, इनकी अकाउंटिंग एंट्री कितनी वैल्यू के ऊपर होनी है, इनको रिकग्नाइज करने की कुछ कन्वेंशंस हैं जिन्हें हम मेजरमेंट मेथड्स भी कहते हैं। उनमें सबसे पहला जो मेजरमेंट मेथड है वो क्या है? वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन की प्राइस वो है जो उसकी हिस्ट्री बता रही। हिस्ट्री से क्या मुराद है कि लाइक ये पेन मैंने अगर 100 रुपए का ख़रीदा है तो इसकी कॉस्ट 100 रुपये है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये मेरे साथ एक और बंदा खड़ा था, उसने तो ये 120 रुपए का ख़रीदा है तो 83 है। ठीक है, ओके थैंक यू। दोबारा 2 दफ़ा गिन लेने थे। ओके कि मेरे साथ जो बंदा खड़ा था उसने इसको 120 का ख़रीदा था तो मेरा भी ये 120 का है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए ये चीज़ उतने की है जितनी मैंने इसकी प्राइस पे की है। जो हिस्टोरिकली मैंने इसको पे किया है वही इसकी कॉस्ट है। आप एक प्लॉट ऑफ लैंड ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ कर लें 10 लाख का, उसके साथ वाला प्लॉट जो है वो कोई बंदा ख़रीद लेता है 12 लाख का, तो आपने ये नहीं कहना जी मेरा प्लॉट भी 12 लाख का और मैं इसकी एंट्री इनिशियल रिकग्निशन में जब मैं उसे रिकॉर्ड करने लगूँ तो मैं 12 लाख कर लूँ। बाद में कुछ सिखाएंगे अगले स्टेजेस पे जाके आपको कि हम रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल रिकग्निशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर होगी। व्हाट वी हैव पेड और व्हाट वी हैव कमिटेड टू पे, अगर उधार किया है तो उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। और जो नॉन करंट एसेट होते हैं उन्हें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते हैं। करंट एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते हैं। बुक करने का मतलब है उसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इनकम को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, इक्विटी को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, जो नॉन करंट एसेट होते हैं उन्हें जब हम एक दफ़ा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर आने वाले सालों के अंदर उनकी वैल्यू में कुछ कमी आती है। वो जो वैल्यू के अंदर कमी है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हम लेस कर सकते हैं। मतलब मैंने एसी खरीदा 80,000 रुपये का, अगले साल ये 80,000 का नहीं रहेगा। मैंने इसका बेनिफिट कुछ रिसीव किया, कंज्यूम किया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हुई, लिहाजा ये रह गया 60,000 का। तो वो जो 20,000 है वो मैं इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस करके उसे एक्सपेंस बना लूंगा। अब मेरा करंट एसेट 80 का नहीं रहेगा, 60 का हो जाएगा और 20 मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बारे में आगे पूरा चैप्टर है। ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट नॉन करंट एसेट हुई है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट हुई है, वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। हम इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का पूरा एक चैप्टर है, आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है कि चीज़ें वैल्यू कम होती हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से जितना जितना एसेट कंज्यूम होता जाएगा उतना उतना एक्सपेंस होता जाएगा। तो ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट ही की ही एक टाइप है कि हम एसेट से कुछ पोर्शन, नॉन करंट एसेट से कुछ पोर्शन निकाल के
एक्सपेंस चार्ज कर दें। इसके अलावा बाकी जितने की आपने चीज़ खरीदी है, बेची है, ली है, बिल पे किया है, वो जितने का आपके दरमियान तय हुआ है उसकी कॉस्ट वही है। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट इज द अमाउंट दैट इट कॉस्ट टू बाय, कि जितने की वो मैं चीज़ खरीदूंगा एट सम टाइम इन द पास्ट, कि जितने का मैंने उसे खरीदा था उतने ही की चीज़ वो मेरी उसकी कॉस्ट है। बाद में वो डेप्रिसिएट होता रहे वो एक अलग बात है, जो भी मैंने आपको बात बताई है, लेकिन जितने का खरीदा था वो चीज़ उतने की है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। करंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आज मैं कोई चीज़ खरीदना चाहूँ, हम ऐसा करते हैं, हम इस रोस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मैं सारे सिनेरियो इसके ऊपर अप्लाई कर दूं। ये रोस्टम मैंने 5,000 रुपए का खरीदा, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना होता है। पहले तो ये बात सीख लें। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल के अंदर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट जो है वो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। कि मैंने इसे 5,000 का खरीदा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट 5,000 से डेबिट और कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट। उधार खरीदा है तो पेएबल क्रेडिट कर दूंगा, कैश पे खरीदा है तो कैश क्रेडिट कर दूंगा, एंड सो ऑन। ओके, अब करंट कॉस्ट क्या है कि आज ऐसा रोस्टम मुझे कितने का मिलेगा, ये क्या कहलाएगी, ये करंट कॉस्ट कहलाएगी। इसका अभी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर कोई यूज नहीं, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगली एडवांस स्टेजेस पे जाके इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के मैंने ये खरीदा कितने का था, 5,000। करंट कॉस्ट के आज अगर ये नया खरीदना हो तो ये कितने का आएगा, वो क्या कहलाएगी, वो करंट कॉस्ट कहलाएगी। लिखा हुआ उसने, एसेट माइट बी वैल्यूड एट द अमाउंट दैट वुड हैव टू बी पेड टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट करंट एसेट। इक्विवेलेंट, ये जो करंट एसेट, ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इक्विवेलेंट एसेट कह लें आप इसको, कि अगर आज मैंने कोई चीज खरीदनी है तो वो मुझे कितने की मिलेगी, वो क्या कहलाएगा, ये इसकी करंट कॉस्ट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी ओन्स शेयर्स इन अदर कंपनी, दिस शेयर माइट बी वैल्यूड एट देयर करंट मार्केट। वो कहता है जी हाँ, फ्यूचर में जाके आपको सिखाएंगे कि ये करंट वैल्यू सर यूज कहाँ होती है, ये वैल्यू यूज होगी फ्यूचर के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं उनके अंदर। जैसे अगर मेरे पास आज किसी कंपनी के शेयर हैं, वो मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे जाके अगली स्टेजेस पे आपको पढ़ाएंगे, मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं 100 रुपया उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट की बजाय उसकी आज जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर भी मैं उसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये भी आपकी टेंशन नहीं, अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि करंट कॉस्ट का मतलब क्या है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया रियलाइजेबल वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू। अगर ये रोस्टम आज मैं बेचता हूं तो इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू है। ये क्या है, सेटलमेंट वैल्यू। मैंने ओरिजिनली खरीदा 4,000 का, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज ऐसा रोस्टम मिलेगा 5,000 का, करंट कॉस्ट, करंट वैल्यू। और ये जो मेरा खरीदा हुआ रोस्टम है ये बिक रहा है आज 3,500 का, ये क्या है, ये रियलाइजेबल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है। और जो तीसरी मेजरमेंट का क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट वैल्यू है। इस चीज से आप सब लोग फैमिलियर होंगे। देखें, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी फ्यूचर वैल्यू को आज के टाइम इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। जब मैं इस रोस्टम को इस्तेमाल करता हूं तो मैं इससे कोई बेनिफिट लेता हूं और वो बेनिफिट फाइनेंशियल होता है। मेरे इस लेक्चर डिलीवर करने के अंदर इस रोस्टम का एक रोल है, उस रोल की एक फाइनेंशियल वैल्यू है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। समहाउ
मैं अगर वो वैल्यू ईयर वाइज डिटरमिन कर सकूं कि जी इस रोस्टम से मुझे अगले साल 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा, उससे अगले साल मुझे 1,500 रुपये का फ़ायदा होगा, उससे अगले साल मुझे 1,000 रुपये का फिर फ़ायदा होगा, अगले साल 800 का होगा, अगले साल 500 का होगा, एंड दैट्स ऑल। अब ये क्या हो गई, ये इसके बेनिफिट की फ्यूचर वैल्यूज हो गई। ऐसे ही है, इसके बेनिफिट की ये क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यूज हो गई। अब जब मैं उन्हें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, उन प्रेजेंट वैल्यूज का जो मजमुआ है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक शीट पे चलेंगे। ये देखिए, ये टाइम 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी 1 साल बाद इससे मुझे 1,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, उससे अगले साल 1,200 का मिलेगा, उससे अगले साल बेनिफिट कम हो जाएगा, 700 का हो जाएगा, और उससे अगले साल मुझे 400 का बेनिफिट मिलेगा, 200 का ये बिक जाएगा, टोटल मुझे 400 का बेनिफिट मिलेगा, और 5वें साल ये 200 का बेनिफिट मिलेगा और जमा 100 रुपये का ये बिक जाएगा, यानी टोटल 300 का मुझे इनफ्लो होगा। ये मुझे कैश इनफ्लो होगा, ये भी कैश इनफ्लो होगा, ये भी कैश इनफ्लो होगा, ये भी कैश इनफ्लो होगा, 1 2 3 4, और 5वें साल जाके मुझे 300 रुपया इसका कैश इनफ्लो होगा। अब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज टू पावर n, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपने मैथ स्टैट में पढ़ा होगा, क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ा होगा, आरिफ साहब ने सिखाया होगा। तो ये जो 1,000 रुपया है, ये शायद इसकी, ये आई के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि इसकी वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, ये मुमकिन है इसकी 800 बन जाए, इसके मुमकिन है 900 बन जाए, इसकी मुमकिन है अपना 500 बन जाए, इसकी मुमकिन है 150 बन जाए, और इसकी मुमकिन है 50 बन जाए। ये मैंने ऐसे आइडिया मार दिया। ठीक है, इसकी फ्यूचर वैल्यूज का टोटल कितना हुआ, 2200, 2200 और 4 2600, 2700, 2800, 29, 3600, ये इसकी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं टोटल 3600 के। और उन फ्यूचर बेनिफिट्स की जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो ये कितनी बनी, 2400। ठीक है, तो माय डियर ये जो 2400 है, ये इस रोस्टम की प्रेजेंट वैल्यू है। समझ आ जानी चाहिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। तो जब हम किसी एसेट से होने वाले फ्यूचर कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो उन फ्यूचर पीरियड के अंदर वो जो तमाम इनफ्लोज हैं उनका जो मजमुआ होता है, उनका जो क्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट कहलाएगा। आ जाए शीट पे दोबारा, ये देखें, दिस इज अ करंट वैल्यू equivalent of an amount that will be receivable or payable at a future time। के फ्यूचर टाइम के ऊपर जो हमें कोई अगर कुछ किसी एसेट की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वो रिसीवेबल होगी फ्यूचर में, उसकी करंट वैल्यू की बजाय यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको प्रेजेंट वैल्यू लिख देनी चाहिए। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वलेंट टू एन अमाउंट दैट, ये करंट वैल्यू इसके साथ कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, ये करंट कॉस्ट है। ठीक है, यानी जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज होने हैं या आउटफ्लोज होने हैं, उनकी जो करंट वैल्यू है, यानी उनकी जो उन तमाम का जो मजमूआ है, वो जो मैंने 2400 निकाला था, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वो कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको माय डियर ये डेफिनेशंस जो हैं ये जुबान भर होनी चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। The most common method of measurement is historical cost, but
The other methods measurement are also used in certain cases. These cases are not in your syllabus. ये देखो भाई, आप लोगों के इंटरेस्ट की बात यहाँ लिखी हुई है। किधर गया जी हाईलाइटर? ये लिखी हुई है, ये वाली, ये लिखा हुआ है, ये ठीक है। These cases are not in your syllabus. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में फिर क्या हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट। चूंकि आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और बेसिक अकाउंटिंग के अंदर इन सब कॉन्सेप्ट का जिक्र होना जरूरी है, इसलिए देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा बॉलिंग करना जानता हो तो उसे पता होना चाहिए कि यार बैटिंग कैसे करते हैं, एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, सिक्स कैसे लगता है, फोर कैसे लगता है, भले वो बैट्समैन नहीं भी है। तो आप ये समझ लें, भले ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन इनकी ये जो डेफिनेशंस है ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आगे चलें। अब ये कुछ टर्म्स यूज होंगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। कहता है ये जो वर्ड यूज होगा एन अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो रिकॉर्ड, वो किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के रिकॉर्ड को कहेंगे। अगर मैं बिल्डिंग वाली सारी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी कर लूंगा तो हम कहेंगे ये बिल्डिंग अकाउंट है। सेल वाली सारी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी कर लूंगा तो हम कहेंगे ये सेल अकाउंट है। आगे जाके हम इसे लेजर भी बोलेंगे, ठीक है, ओके। एन अकाउंट का मतलब ये है। दी अकाउंट का मतलब क्या है? द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को दी अकाउंट कहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। दी अकाउंट्स मीन रिकॉर्ड्स, और अ सेट ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अकाउंट का वर्ड है ना, इसके डिफरेंट यूजेज हैं, इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एन अकाउंट होगा तो वो एक इंडिविजुअल हेड का रिकॉर्ड होगा, दी अकाउंट्स होगा तो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कहते हैं, और अ सेट ऑफ अकाउंट्स होगा तो वो क्या होंगी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के ऊपर। मैंने आपको ये बात समझाई कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। कहता है ये जो ओनली स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड दोज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। अगेन यानी ये इसके अंदर खास ट्रांजैक्शन आती हैं, खास इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे चलो ऑफिस। रिकग्निशन का मतलब होता है इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंट्री। यही आ रहा है उसके आगे, पीछे जाओ जरा, हाँ ठीक है, ओके। कहते हैं जी रिकग्नाइज कब करना है किसी चीज को? जब हमें ये पता चल जाए कि इसका बेनिफिट जो है विल फ्लो टू वर्ड्स फ्रॉम फ्रॉम, यानी मैं ये रोस्टम उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब मुझे पता चल जाए कि इसका बेनिफिट, ये मेरा एसेट उस वक्त है जब मुझे पता चल जाए इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है। और इसकी कॉस्ट का भी मुझे पता होगा। जब तक ये दो चीज़ें मुझे नहीं पता मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कोई मुझे कह दे कि यार ये 25,000 का है, ठीक है भाई 25,000 कॉस्ट का तो पता चल गया, लेकिन जब तक ये मुझे प्रोबेबल नहीं है, सर्टन नहीं है कि इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो कब होगा? जब मैं इसे खरीद लूंगा, जब कंट्रोल मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों बातों का होना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट एंड नंबर टू कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है, जब ये रिलायबली मेजर हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमें किसी एसेट को, किसी एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। आगे चलो जी, ओके। कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? प्राइस बॉन्ड को, चेक को, ठीक है, या किसी के साथ उधार किया हुआ वादा, वो भी कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। तो किसी चीज की कॉस्ट क्या होगी? जो मैंने उसे कैश दे दिया, या मैंने उसे बॉन्ड दे दिया, या मैंने उसे बैंक का चेक दे दिया, या मैंने उसे उधार करके वादा दे दिया। तो ये सब सारी सूरतें क्या हैं? इन्हें हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। कैश रेफर्स टू एक्चुअल कैश, कैश ऑन हैंड एंड अमाउंट्स हेल्ड इन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहते हैं जो पैसे बैंक में फिक्स करवाए हुए होते हैं, वो भी कैश ही जैसे ही होते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हमारे जो पड़े हुए हैं, चाहे वो सर्टन पीरियड के लिए हमने फिक्स करवाए हुए हैं,
या वो पैसे हमने वैसे ही रखे हुए हैं, टिश्यू देना, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, बस थैंक यू, वो हमारे लिए कैश ही हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट लाइक प्राइस बॉन्ड। दिस इज a simplified definition and only given for completeness. The term is outside the scope of your syllabus. Again, बहुत सारी बातें उन्होंने आउटसाइड द सिलेबस डिस्कस की हुई हैं। कहता है कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको प्राइस बॉन्ड की एग्जांपल दे दी कि हाईली लिक्विड मीन जो कैश की तरह ही काम करे। प्राइस बॉन्ड आप सब्जी वाले के पास लेके जाएं, वो आपको सब्जी दे देगा, इसका मतलब वो कैश जैसी ही चीज है। ओके, नेट का वर्ड यूज होगा। नेट जब हम किसी चीज को आपस में माइनस करते हैं तो हम कहते हैं नहीं हमने इसे नेट ऑफ कर लिया, ठीक है। दिस रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ एडिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। सिंपल बच्चों वाली बात है यार। आगे चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे चलो जी। अब आ गया जी, ये हमारे पास, मैंने आपको याद है मैंने कहा था जी चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर उसके रिकग्निशन, पीछे जाए जी, आगे चलो थोड़ा सा, आगे चलो, सॉरी आगे चलो, आगे 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 आगे, चैप्टर खत्म हो गया मेरा ख्याल है ना। यस, पीछे चलो जी, हाँ जी पीछे चलो। आपको याद होगा हमने एक चीज स्किप की थी और इस पे मैं आ गया था। क्या स्किप किया था, आगे चलो थोड़ा आगे। हाँ, ये क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ दिए सारे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उनकी रिकग्निशन कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है, डिफरेंट जो रिकग्निशन क्राइटेरिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, करंट करंट कॉस्ट, और क्या थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। ये हमने क्या किया, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पार्ट है इसके चैप्टर का, वो है क्या है, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। इनके ऊपर अब हम अपनी बात शुरू करने लगे हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि अगर मुझे आपको क्रिकेट सिखानी है तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा भाई ओवर किसे कहते हैं, नो बॉल किसे कहते हैं, सिक्स किसे कहते हैं, फोर रन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है एक्रूअल बेसिस, ये समझ लो ओवर की डेफिनेशन है। कंप्लीटनेस, ये समझ लो सिक्स रन की डेफिनेशन है। रेलेवेंस, ये समझ लो अल्टीमेटली के जी फर्ज कर लें एलबीडब्ल्यू की डेफिनेशन एंड सो ऑन। ये हर कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। और अकाउंटेंट को अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट की, तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकता, अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकता। लिहाजा हम वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे, और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आगे आप अगले 2 दिन लगा के इसको तैयार कर लीजिएगा, ये चैप्टर भी आपका रेडी हो जाएगा। ओके, पहला एक हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं। सबसे पहले आए जी एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर। आगे चलो जी, ये आगे इसके दो नाम हैं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना 5-6, इनकी अंडरस्टैंडिंग से पेपर में क्वेश्चन आता है। पानी चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग से पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है वो अभी बाद में बताएंगे, पहले हम इनको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हमने इवेंट और ट्रांजैक्शन को, बिजनेस इवेंट और ट्रांजैक्शन को उनके इनकर होने पे रिकॉर्ड करना है, ना कि कैश के लेने या देने पे रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट बात है कि किसी बिजनेस इवेंट को हमने उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब वो हो जाए। रिकॉर्डिंग का ताल्लुक जो है कैश लेने देने के साथ नहीं है। सॉरी,
सॉरी जी। अच्छा जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है वो ट्रांजैक्शन के होने पे होनी है, ना कि कैश के लेने देने पे होनी। सर ये क्या बात कर रहे हैं, कैश से ही ट्रांजैक्शन होती है? नहीं भाई, ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उधार ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन तो तब भी हुई जब कैश लिया या दिया नहीं गया। उधार सेल का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन होगी लेकिन कैश अभी नहीं आया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, चाहे पैसे बाद में भी आए या आप पैसे बाद में पे करें। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और जो अकाउंटिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हमने एक्रूअल बेसिस पे ही करनी है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल बेसिस, जिसके बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकती। यानी उधार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करके अकाउंटिंग नहीं हो सकती। प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए उधार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकरेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी रिसीव्ड और पेड। हाँ, कैश एंट्रीज होती हैं, जब कैश सेल होगी उस वक्त करेंगे, लेकिन जो उधार ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश रिसीट या पेमेंट का इंतजार नहीं करते, एंट्री उधार की कर लेते हैं, जब कैश आता है फिर कैश की एंट्री भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कि accrual basis of accounting depicts the effect of transaction and other events and circumstances on a reporting entry's economic resources and claims in the period, उधार ट्रांजैक्शन जो आपने खरीदी हुई हैं चीजें, in which those effects occurs, even if the resulting cash receipt or payment occur in a different period. ठीक है, यानी कैश रिसीट एंड पेमेंट बेशक बाद में हो रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन को उनके होने पे रिकॉर्ड किया जाए तो ये क्या है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आज उधार सेल की, मिस्टर अली को मुझे आज रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या एंट्री करूंगा? रिसीवेबल फ्रॉम अली डेबिट और सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल फ्रॉम अली मेरा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट करूंगा, भूल तो नहीं गए ना जो डेबिट क्रेडिट सिखाया है। और सेल मेरी इनकम है, इनकम बढ़ रही है, लिहाजा सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हुई? रिसीवेबल टू सेल। ये अक्रूअल बेसिस की वजह से एंट्री कर रहा हूं। जब कैश आएगा फिर एंट्री करेंगे कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया और कैश वाला एसेट बढ़ गया। ये उस दिन की बात है जिस दिन कैश आएगा, लेकिन आज जब उधार बेच रहा हूं तो उसे रिकॉर्ड करूंगा। तो उधार ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना जो है ये क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड? Revenue from sale and other income should be reported in period when income arises. मैं अभी लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना, मैं लेक्चर पढ़ा के जाऊंगा तो मैं 8,000 रुपया अपनी इनकम बुक कर लूंगा कि जी मुझे लेक्चर के इतने पैसे, मेरी इनकम बन गई, इनकम मैंने अर्न कर ली, मिली नहीं मिली वो बाद की बात है। तो ये जो पैसे लेने से पहले ही लेक्चर पढ़ाने के बाद और पैसे लेने से पहले ये लेक्चर फी मेरी इनकम बन गई है, मैं इसे अपनी इनकम कह सकता हूं, पैसे बेशक बाद में मिलने। ये क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? यही वो बात कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड अदर इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन पीरियड विच व्हेन द इनकम अराइजेज। जब इनकम अराइज हो जाती है, ये नहीं लिखा हुआ व्हेन द इनकम रिसीव्ड, जब अराइज हो जाए। अराइज का मतलब उसने लिखा है विच माइट नॉट बी सेम एज द पीरियड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। हाँ, अगर उधार ट्रांजैक्शन होगी तो इनकम भी उसी वक्त अराइज हो रही है और कैश भी उसी वक्त मिल रहा है, लेकिन जब जब कैश ट्रांजैक्शन होगी, और जब उधार ट्रांजैक्शन होगी तो इनकम और टाइम पे राइज हो रही है, कैश किसी और टाइम पे मिल रहा है। और जब कैश सेल होगी तो फिर इनकम भी उसी वक्त राइज हो रही है और कैश भी उसी वक्त जो है वो हमें रिसीव हो रहा है।
इसी तरह कहता है द कॉस्ट ऑफ सेल इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मस्ट बी मैच्ड विद द सेल्स इनकम एंड मैचिंग एक्सपेंसेस मस्ट बी रिपोर्टेड इन द सेम फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, अब ये जो इसने मैचिंग की यहां पर बात की है ना, मैं अगर हूं तो मैं इसको एक अलहदा कॉन्सेप्ट दे दूं, हेडिंग दे दूं, कुछ बुक्स में ऐसे भी है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो यहां खत्म हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इनकम और एक्सपेंसेस, देखें जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उससे मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। कल समझाया ना आपको फॉर्मेट। तो अगर इनकम ज्यादा ले लूं खर्चे कम ले लूं तो प्रॉफिट गलत निकल आएगा, एंड वाइस वर्सा। इनकम कम ले लूं खर्चे ज्यादा निकले फिर भी प्रॉफिट या लॉस गलत निकल आएगा। तो सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए इनकम और एक्सपेंसेस को मैच होना चाहिए। मैचिंग से यहाँ क्या मुराद है कि उनका पीरियड मैच होना चाहिए, कि अगर मैं 6 महीने की सेल ले रहा हूं तो 6 महीने के ही खर्चे उसके अगेंस्ट मैं क्लेम करूं। ये नहीं होगा कि सेल तो 6 महीने की ले लूं और खर्चे जो है वो मैं 4 महीने के ले लूं, 5 महीने के ले लूं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करूं। ठीक है, अगर उधार पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ऊपर बात हुई हुई है इस तरह हो तो वो क्रूअल कॉन्सेप्ट है, और अगर मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में पीरियड वाइज मैच करने की बात हो तो वो क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा वो कहता है जी अदर एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, नॉट इन द पीरियड टू विच दे पेड। हाँ जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट ही ये भी हमें बताता है, अक्रूवल और मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉमनली ये यूज होते हैं कि यार अगर मैंने आज, मेरी फर्ज करें बिल्डिंग रेंट पे है, वो बंदा मेरे पास आता है जहाँ मेरा ऑफिस है फर्ज कर लें, वो कहता है साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 10 महीने का किराया एडवांस चाहिए। मैं दे देता हूँ। क्या वो 10 महीने का किराया जो आज मैंने उनको दिया क्या वो मेरा इस महीने का एक्सपेंस है? नहीं, वो आने वाले 10 महीनों का एक्सपेंस है। लेकिन मैंने पे तो कर दिया। जो मैंने पे किया है आने वाले महीनों के लिए वो मेरा एसेट है, उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है। उसे हम प्रीपेड कह देंगे, एडवांस रेंट कह देंगे, कोई नाम उसका रख देंगे, लेकिन वो मेरा एक्सपेंस हरगिज हरगिज नहीं है। क्यों? कि एक्सपेंस तो वो पैसे हैं जिनका बेनिफिट कंज्यूम हो गया। यार अगले 10 महीनों का तो अभी बेनिफिट लेना है उससे, लिहाजा जो एडवांस पेमेंट की जाती हैं वो भी एक्सपेंस नहीं होता। ये भी किस वजह से हम उन्हें एक्सपेंस नहीं कहते, वो भी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पता नहीं यहाँ फॉर्मेट दोबारा क्यों बना दिया। कॉस्ट ऑफ सेल कहता है कॉस्ट मैच विद सेल मेड इन द पीरियड, कहता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी मैचिंग होनी चाहिए। उतनी ही अगर मैंने 10 रोस्टम बेचे हैं और मैंने 50 रोस्टम खरीदे हैं, तो जब 10 की सेल लूंगा तो 10 ही की कॉस्ट लूंगा, भले मैंने खरीदे 50 हो। बाकी 40 को क्या करूंगा, वो मेरे इन्वेंट्री में स्टॉक में वो मेरे एसेट में पड़े रहेंगे। एक्सपेंस कितने होंगे? 10, क्योंकि 10 बिक गए हैं, 10 का इकोनॉमिक बेनिफिट सेल की शक्ल में ले लिया। ठीक है, ओके। और अदर कॉस्ट जो है चार्ज इन द पीरियड इन विच द बेनिफिट, और बाकी बिजली सैलरी ये ये कब एक्सपेंस ट्रीट करने हैं? जिस पीरियड के अंदर हमने इनका बेनिफिट लिया। रेंट, जिस पीरियड में उस रेंट का बेनिफिट लेंगे, भले मैंने 10 महीने अगले दे दिए लेकिन एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 1 महीना जो गुजरा है, बाकी 9 महीने क्या है? एसेट है मेरा, एडवांस रेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग करने के लिए। आगे चलें, एक और एग्जांपल उसने दी हुई है। अ कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30th जून ईच ईयर। 30 जून उनका ईयर एंड है, वो हिसाब किताब उस दिन तक बनाते हैं। इट सेल गुड रुपीज 50,000 टू ए कस्टमर ऑन 6 जून ईयर 2 बट डज नॉट रिसीव कैश पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर अंटिल 15 अगस्त। अब वो कहता है जी इस आपको पेपर में सवाल कैसे आएगा, मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था। सवाल ये आएगा कि ऐसे स्टेटमेंट लिखी होगी, वो कहेगा इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपके जहन में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग का? तो मैं फौरन कहूंगा क्रूअल कॉन्सेप्ट।
क्यों? कहता है जी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक सेल कब हुई है तब उसे रिकॉर्ड करना है, ना कि जब उसके पैसे आए हैं। ठीक है, तो यही बात उसने लिखी हुई है। द सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एन इनकम ईयर 30 जून ईयर 2 इवन दो द कैश इज नॉट रिसीव्ड अप टिल दैट डेट। तो ये किस वजह से हुआ कि हमने सेल बुक की? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से, मैचिंग कॉन्सेप्ट। गॉट इट? एक और एग्जांपल दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कहता है कंपनी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 सितंबर ईयर 1, मैचिंग का इसमें ज्यादा एलिमेंट होगा। इट एक्वायर्स एन ऑफिस फॉर विच इट पेज 1 ईयर रेंट इन एडवांस 31st August 2. The cost of the annual rent is 120,000. The company prepares its financial statement period ending 31 दिसंबर। कंपनी 31 दिसंबर तक अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। वो कहता है ये जो हमने द ऑफिस रेंटल कॉस्ट इन द पीरियड टू 31 दिसंबर ईयर कॉस्ट जस्ट 4 मंथ। जो इस महीने में, इस साल में, मेरे ईयर एंड में, मेरे इस फाइनेंशियल ईयर में जितने महीने आए हैं उन्हीं का रेंट मेरा एक्सपेंस है। अगर मैंने उससे ज़्यादा पे कर दिया, उसने कहा जी हमने द कॉस्ट ऑफ एनुअल रेंट 120 वाज पेड, ऐसे कह लें वाज पेड, ये हमने पे कर दिया, सालाना रेंट पे कर दिया। अब इसमें से क्या ये सारा मेरा एक्सपेंस है? नहीं। जितने महीने मेरे साल में आ रहे हैं जिसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो 31 दिसंबर तक है, वो 4 महीने हैं। 4 महीने का रेंट 40,000 तो मेरा एक्सपेंस होगा, और बाकी जो रेंट है 80,000 वो क्या होगा? वो मेरा करंट एसेट होगा, प्री पेड रेंट कहेंगे, जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। तो ये जो दिया मैंने 1,20,000 है, लेकिन मैं एक्सपेंस कितना बुक कर रहा हूँ? 40,000, क्योंकि 4 महीने अभी गुजरे हैं, और बाकी एडवांस रेंट। ये जो सेग्रीगेशन है बिटवीन एक्सपेंस एंड एडवांस रेंट, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से आगे चलो। इसी तरह ये जो प्री पेमेंट है, ये प्री पेमेंट रेंट के अंदर हमने क्या किया? एडवांस रेंट। प्री पेमेंट एक्चुअली प्री पेमेंट का वर्ड यूज होता है किसी एक्सपेंस के लिए। लाइक मैं सुई गैस का बिल ज्यादा दे दूं तो वो प्रीपेड हो जाएगा, तो वो मेरा एक्सपेंस सारा नहीं है। जितना मेरे पीरियड से रिलेटेड है, जिसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो एक्सपेंस है, और बाकी जो पेमेंट अगर कर भी चुका हूँ तो वो मेरा एसेट है। जैसे आमतौर पर हम कोई एडवांस एक्सपेंस पे कर देते हैं, तो उसका वो वाला पोर्शन जो हमारे पीरियड से है वो एक्सपेंस होगा, और जो हमारे पीरियड के बाद का है वो क्या होगा? वो प्री पेमेंट कहलाएगा। ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से मुमकिन हुआ। आगे चलें। आगे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। अ कंपनी रेंट्स ऑफिस स्पेस एट कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन। रेंट्स ऑफिस स्पेस का मतलब है आपने किराए के ऊपर जगह दी हुई है किसी को। पर ईयर पे 12 मंथ इन एरियर। अच्छा ये देखिए, पे 12 मंथ इन एरियर, दिस मीन्स दैट द कंपनी पे द रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए ये जो पेमेंट होती है ना, ये दो तरह से होती है। एक होती है पेमेंट इन एरियर, एक होती है पेमेंट इन एडवांस। पेमेंट इन एरियर का मतलब क्या है? कि जितने पीरियड आपने चीज ली, जितने पीरियड के लिए, वो पीरियड गुजरा और बाद में आपने रेंट दिया, जो कि नॉर्मली नहीं होता। और पेड इन एडवांस क्या होता है? कि जितने पीरियड के लिए आपने चीज ली है, उससे पहले आपने क्या किया? पे कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको रेंट की एग्जांपल दी, जैसे पिछली एग्जांपल थी, वो क्या थी? पेड इन एडवांस थी। और अगर साल गुजरे और फिर हम रेंट दें, वो क्या होगी? पेड इन एरियर होगी। ठीक है, एरियर्स। द फर्स्ट पेमेंट इज ड्यू ऑन 30 जून ईयर 2। ये देखिए, कहता है जी पहली पेमेंट आपने 30 जून 2002 को देनी है। द कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 दिसंबर ईच ईयर। कंपनी हर साल 31 दिसंबर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करती है। अब इसके अंदर क्या है? द कंपनी विल नॉट हैव रिसीव्ड एन इनवॉइस एंड पेड द रेंट व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यार आपने तो अभी साल बाद किराया पे करना है। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर, इधर मैं अगर लिख दूं
ईयर 1 है, तो ये 31 दिसंबर ईयर 1 30 जून ईयर 2 से पहले क्लोज हो गया। अब उस वक्त तक तो आपने कोई किराया दिया नहीं हुआ था, लेकिन बिल्डिंग आपको कोई किराया मिला नहीं था, लेकिन बिल्डिंग आपने रेंट पे दे दी हुई थी। ये इनकम की बात हो रही, यानी आपने बिल्डिंग किराए पे दे दी कब? 1 जुलाई ईयर 1 को। मैं यहां लिखता हूं 1 जुलाई ईयर 1 को, और कब तक दे दी? 30 जून ईयर 2 तक। कितने के ऊपर? 6 मिलियन के ऊपर। ठीक है जी। अब आपका ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 1 जनवरी ईयर 1 से लेके 31 दिसंबर ईयर 1 तक, यानी 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब आप पेमेंट करेंगे जाके 30 जून 2002 को इतने की। ठीक है। अब ये जो 1 जुलाई ईयर 1 से लेके 31 दिसंबर ईयर 1 तक का पीरियड है, ये तो आपके फाइनेंशियल ईयर में आ गया, लेकिन ये पैसे आपको बाद में मिलने हैं, इनकम की बात हो रही है। तो क्या मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा? नहीं भाई, जो 6 महीने गुजर गए हैं वो मेरी इनकम है। जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर की एग्जांपल दी, लेक्चर पढ़ा के निकलूंगा, मेरी इनकम बन गई, मिले जब मर्जी। इसी तरह जो जो महीने वो अगला बंदा मेरी जगह इस्तेमाल करता रहा, 6 महीने इस साल इस्तेमाल की, तो 6 महीने के किराए के बराबर मुझे अपनी इनकम बुक कर लेनी चाहिए। मैं एंट्री करूंगा रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कितने से? 30 लाख से, क्योंकि आधा साल तो उसने इस्तेमाल कर ली बिल्डिंग, आधा साल रह गया और उसके बाद वो हमें किराया देगा। तो जो आधा साल उसने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली और उसका किराया मेरा ड्यू हो गया लेने वाला, वो मेरी इनकम बन गई। ये भी किस वजह से मुमकिन है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से। आगे चले, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ गया कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंटेंट्स हैं उन्हें अपने अकाउंटिंग एटीट्यूड में कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी उन्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक साल में कोई ट्रीटमेंट कर दिया उसी चीज़ का, अगले साल कुछ कर दिया, अगले साल कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। The content of financial statement must be presented consistently from one period to the next period. एक दफा आपने एक चीज को एडमिन एक्सपेंस कह दिया, अगली दफा आपने उसे कॉस्ट ऑफ सेल कह दिया, उससे अगली दफा फिर एडमिन कह दिया। कहता है इस बात की इजाजत नहीं है। अकाउंटेंट शुड बी कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए इन अकाउंटिंग द थिंग्स। द प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज ओनली इफ, और हाँ कहता है अगर कभी चेंज करना भी पड़े कि जी पिछले साल हमने इसे कॉस्ट दिखाया था, इस साल हम इसे एडमिन दिखा रहे हैं, तो उसकी बाकायदा रीजन मेंशन करनी है कि हम इसे क्यों चेंज कर रहे हैं। चेंज हो सकती है, विदाउट रीजन चेंज नहीं हो सकती, बट विद रीजन चेंज हो सकती है। ओके आगे चले। ये देखें, उसने एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है जी आपने सेल की 25,000 की, दो सिचुएशन है 2012 और 2013। कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 और ये वेयर हाउस कॉस्ट आ गई 10,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इस केस में बनी है 20,000, इस केस में वेयर हाउस कॉस्ट निल है और कॉस्ट ऑफ सेल बनी 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में 5,000 आ रहा है, इसमें 15,000 आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस इसमें 40,000 4,000 आ रहे हैं, इसमें 14,000 आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट उतना ही आ रहा है। क्या हुआ है भला? क्या इनकंसिस्टेंसी हुई है? ये जो 10,000 रुपया है ये 2012 में कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना है, लेकिन 2013 में इसे कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाया, इसे इधर डाल दिया गया अदर एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कंसिस्टेंट नहीं है। बास जगह पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि मैं उस खर्चे को कॉस्ट ऑफ सेल भी बना सकता हूं और अदर एक्सपेंस भी बना सकता हूं। तो फिर मैं जो ऑप्शन लूंगा वो ऑप्शन मुझे फिर ईयर वाइज अप्लाई करनी चाहिए हर साल। ये नहीं है कि अच्छा सर उससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखें दोनों सूरतों में प्रॉफिट 1,000 ही आ रहा है,
लेकिन प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है, इसका 15-10,000 का बड़ा फर्क आ रहा है, ठीक है। लिहाजा अकाउंटेंट जो हैं उन्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंट होना चाहिए। आगे चलेंगे। ले जी, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंप्लीटनेस का, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था मेरी वालदा बीमार हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह मियां उन्हें सेहत दे, तो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत याब कर देंगे, तो फिर ज़रा और फोकस हो जाएगा, हम इसको इंशाल्लाह और आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उसे आंसर करके फिर आगे चलें। एनी क्वेश्चन? जी फायजा। जी फायजा। सर मैंने आपसे पूछा था कि जी सर, अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो सर नॉन करंट एसेट्स पर हमें गेन कैसे हो सकता है? ये तो बेचने और खरीदने वाले के दरमियान कीमत पे इन्हिसार पे करता है ना कि प्रॉफिट कैसे हो सकता है। मसलन ये रोस्टम डेप्रिसिएट होके 5,000 का खरीदा गया, डेप्रिसिएट होके ये मेरी बुक्स में रह गया 3,000 का। अब मैं हाफिज साहब के साथ डील कर रहा हूँ, वो इससे 4,000 का खरीद लेंगे तो प्रॉफिट गेन पे बिक जाएगा, वो इससे 3,000 से कम का खरीदेंगे तो लॉस पे बिक जाएगा। तो गेन हो सकता है, कोई बड़ी बात, ठीक है। जी सर। समझ लगी कि नहीं? नहीं सर, लग गई। ओके। और जी? थैंक यू सर। और क्वेश्चन जी किसी का? लोग 5 लोग तो दौड़ भी गए हैं सवाल से पहले हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह ताला आपको और मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। मेरे लिए अपने लिए दुआ